नंबर 26, एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी वर्गीकरण की एक पद्धति में अगर हम कहें तो विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन दिए हैं, अंकन की क्षमता में वृद्धि के लिए, और दूसरा है अंकन की क्षमता में कमी के लिए, और तीसरा है मूल वर्ग को व्यक्त करने के लिए, और चौथा है अंकन निरूपित करने के लिए। तो आप लोग मुझे इसका आंसर दें कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बताइए। एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है अंकन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, अंकन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए? पुस्तकालय प्रबंधन में ये अंकन की क्षमता में वृद्धि करना जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में आता है। ये अंकन किसी वर्गीकरण पद्धति में पदों को सूचित करने के लिए प्रतीक या चिन्ह, इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ मेरी जो लैंग्वेज है उसे थोड़ा सा दिमाग में लेते हुए चले कि ऐसी किसी भी वर्गीकरण पद्धति में अगर पदों को सूचित किया जाए, किसी वर्गीकरण पद्धति में अगर पदों को किसी चीज से इंडिकेशन मिल रहा है तो वहां पे अंकन की क्षमता में वृद्धि होगी और वहां उन चीजों को किसी चिन्ह से निरूपित किया जाएगा। ठीक है, किसी प्रतीक या चिन्ह यानी साइन से इनको निरूपित किया जाएगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि विधियों का उपयोग सिर्फ अंकन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी नोटेशन किस प्रकार इंक्रीज किया जाए, इन चीजों को देखने के लिए यहाँ विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। 27, विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश्य विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन या क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िए, इसका आंसर आप अपने आप ही दे पाएंगे कि विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश्य विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन या क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके जरिए वर्गीकृत किए जाते हैं? तो आप मुझे बताओ किसके जरिए वर्गीकृत किए जाते हैं? जल्दी से इसका आंसर दें तो आप बता पाएंगे, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा आपके सामने। समान तथा सदृश्य विषय किससे निकल सकते हैं? देखिए, वर्गीकरण की विषय वर्गीकरण की विधियां आपने पढ़ी होंगी सभी ने। डॉक्टर रंगनाथन ने विषय निर्माण विधियों का जिक्र किया था। ठीक है, सबसे पहले 1950 में की थी, फिर 1960 में 2 अन्य विधियों का भी जिक्र किया था, फिर आगे भी उन्होंने एक और विधि जोड़ी। तो इन सभी विधियों को जोड़ के उन्होंने जितनी विधियों का निर्माण किया उनमें से ही कोई एक विधि में से वो है जो समान और सदृश्य विषय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो समूहन जो विषय निर्माण की विधि है उसके द्वारा समान विषय का निर्माण किया जाता है। यानी समान होगी, वो उससे रिलेटेड होगी, है ना, उसके जैसे दिखती होगी, या फिर उसमें जो कंटेंट होगा वो उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ हम समूहन विधि की चर्चा करें तो समूहन विधि को एक ही परिभाषा में बोले तो विषय निर्माण की ऐसी विधि में एक जो विषय जुड़ी हैं, मतलब जो अलग अलग तरीके की विषय जुड़ी हैं, वो एक गुच्छे के रूप में जुड़ी होती है। समूहन को क्लस्टरिंग भी बोला जाता है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में क्लस्टरिंग, यानी एक क्लस्टर की फॉर्म में। क्लस्टर को क्या बोलते हैं? गुच्छा, यानी गुच्छे की फॉर्म में अगर कोई विषयों को हम बांध रहे हैं तो वो समूहन में आएंगी, और जितनी भी वो गुच्छे में बंधी हुई होंगी वो उसके समान या सदृश्य जैसी दिखती होंगी। ठीक है, यानी कि उसमें जो कंटेंट होगा वो उससे रिलेटेड होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम समूहन की चर्चा कर रहे हैं, समूहन ही इसका राइट आंसर होगा। और इसमें इस प्रकार की विषय निर्माण की विधि में समूहन में जो एग्जाम्पल्स अगर हम थोड़ा सा देखें तो एंडोलॉजी और ओशियोनोग्राफी जैसे एग्जाम्पल आते हैं। यानी विषय निर्माण की ऐसी विधि कौन सी है जो एंडोलॉजी
इंडोलॉजी का निर्माण करती है, या फिर पूछा जा सकता है ओशियनोग्राफी का निर्माण कर सकती है। ये इंडोलॉजी और ओशियनोग्राफी, देखिए दोनों ही एग्जांपल्स बहुत प्रचलित हैं और इनको पूछा जा सकता है। ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, यहाँ पे अभी तो डेफिनेशन देके पूछा है कि कौन सी है इनमें से विषय निर्माण की ऐसी विधि जिसमें समान और सदृश विषय दिखती हो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पूछा जा सकता है कि विषय निर्माण की ऐसी कौन सी विधि है जिससे इंडोलॉजी जैसी विषय निकल कर आती है, तो वहां भी समूहन होगा, यानी एक क्लस्टर की फॉर्म में बनती है और समान रूप से दिखती हैं, ठीक है। उनमें जो कंटेंट होता है वो समान तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ ये जुड़ी तो होती हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े तो उनको अलग अलग भी किया जा सकता है, समझ गए। एक ऐसी देखो शिथिल समुच्चय एक विधि है, शिथिल समुच्चय विषय निर्माण की विधि में अलग अलग तो बनती हैं लेकिन उनको अलग नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब विषयों को जोड़ दिया जाता है, समय पर रहते हुए उनको अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हमें जरूरत पड़े तो उन विषयों को वापस से हम तोड़ नहीं सकते, यानी बन गई सो बन गई, ठीक है। यहाँ लेकिन समूहन में क्या है, वो क्लस्टर के रूप में बंधी हुई रहती है, जरूरत पड़ने पर उनको अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि समूहन के एग्जाम्पल्स में ये दो एग्जाम्पल्स बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इनको जनरली पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि इंडोलॉजी और ओशियनोग्राफी इन दोनों को समूहन विधि से निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित का उनके घटते कवरेज क्षेत्र के अनुसार सही क्रम क्या है। आप लोग देखिए, निम्नलिखित का उनके घटते कवरेज क्षेत्र के अनुसार सही क्रम क्या है। देखिए रंगनाथन ने नियम दिए, सिद्धांत दिए, उपसूत्र दिए, ठीक है। कितने नियम दिए, कितने सिद्धांत दिए, उन सभी की चर्चा करेंगे हम। यहाँ उन्होंने घटते कवरेज क्षेत्र के का क्रम पूछा है, ठीक है। यानी उनके घटते क्रम क्षेत्र के अनुसार इसका सही जो क्रम है वो क्या होगा। तो आप लोग इसमें देखते चलिए, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको घुमाएंगे थोड़ा सा, तो घूमिए। पहला ऑप्शन है सिद्धांत, फिर उसके बाद उपसूत्र, फिर नियम। इसमें आप बताइए मुझे सबसे पहले, यानी घटते कवरेज क्षेत्र का मतलब होता है कि इनमें से, इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है और उसके बाद किसकी है। यानी घटना एक बढ़ते हुए रूप से नीचे तक आना, ये होता है घटता कवरेज क्षेत्र, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू इनमें से किसकी है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो नियम की है भैया, नियम की है, क्योंकि लॉ सबसे पहले काम आती है, उसके बाद में प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पे आते हैं, फिर उसके बाद में उपसूत्र पे आते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखो इनमें जो सबसे पहले लॉ हो, यानी इन दो में लॉ है, नियम है, ठीक है। दो में नियम है, तो इन दोनों में से, ये दोनों तो हट गए, इन दोनों में से कोई सा नहीं है, लेकिन इनमें से हो सकता है। उसके बाद में, अब नियम के बाद में वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिद्धांत की, प्रिंसिपल की, ठीक है। और सिद्धांत के बाद में अपन आएंगे उपसूत्र पे, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को। घटते कवरेज क्षेत्र के अनुसार हमें इसका व्यवस्थापन करना है, ठीक है ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, कौन सा सूत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। मेरा मतलब मैं कहूं तो लाइब्रेरी साइंस का सबसे इजीएस्ट जो क्वेश्चन हो सकता है वो यही है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को करने में। तो आप लोग बताएं कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, कौन सा सूत्र है। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सेकंड और थर्ड जो लॉ है वो दोनों सेम है, मतलब सिर्फ शब्दों को घुमाना है उसमें। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले या फिर प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये दोनों एक
मतलब सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे इन दोनों सूत्रों को रखा है। रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए, सबको पता है 5 सूत्र थे, ठीक है, जिनको 5 सूत्रों का प्रतिपादन कब किया था, वर्ष 1928 में किया था, ये भी सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो इस वर्ष को याद कर ले, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया, तो वर्ष 1928 में किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इन्हीं पंचसूत्रों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था वर्ष 1931 में, ठीक है, यानी प्रतिपादन किया था 1928 में, लेकिन पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ था 1931 में, डॉक्टर रंगनाथन ने ही किया था, ठीक है। यहाँ तक सबको पता चल गया और सभी को ये 2 वर्ष याद ही रखनी है जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से रिलेटेड है, यानी पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ, जिसका जो नाम था वो पुस्तक का वो था पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र, ठीक है। इस शीर्षक के नाम से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1931 में, लेकिन सबसे पहले इन 5 सूत्रों का जिक्र यानी प्रतिपादन किया था 1928 में। किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, ठीक है, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। हम कहें तो वो 5 सूत्र कौन कौन से थे, ये आपको बताना है कि 5 सूत्र कौन कौन से थे, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, समझ गए, ये है पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र। दूसरा क्या है? पुस्तकें प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये है पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम। कौन सा? लिखूं क्या? लिखने की जरूरत है तो आप लोग एक बार देखो, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, ठीक है। यहाँ पूरा नहीं लिख पाएंगे, एक बार देखो, चलो मैं लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ बोर्ड पे अगर देख सकूं तो इधर लिखूंगी ये 5 सूत्र, ठीक है ना, आप देख पाएंगे। फर्स्ट जो है पुस्तकें उपयोगार्थ है, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है, ठीक है। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है। चौथा है पाठक का समय बचाओ, और 5वां है पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, ठीक है। मैंने 5 सूत्र आपके लिख दिए हैं। पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम। दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी पाठक पहले है। इन दोनों सूत्रों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यानी दूसरे और तीसरे में। यहाँ सिर्फ एक ही शब्द का अंतर है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले या फिर प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। देखिए, पहले पाठक को पुस्तक मिलेगी, फिर पुस्तक को पाठक मिलेगा। यानी पहले जो नियम हमारा हम कहें तो सबसे पहला जो नियम होगा जिसकी कवरेज क्षेत्र ज्यादा होगा, अपन इतना कह सकते हैं, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलेगी,
ये दूसरा नियम है। और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तीसरा नियम है। और चौथा है पाठक का समय बचाओ, पांचवा है पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। यहाँ आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप राइट टिक कर पाएंगे। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है, दूसरा सूत्र था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो आप लोग टिक कर दो, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र, ठीक है, क्या कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। समझ गए? यहाँ मैंने आपको इन नियमों के बारे में पूरा बता दिया है कि पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो वर्ष 1931 में। प्रतिपादन कब किया था पांच सूत्रों का, तो 1928 में। किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। 5 सूत्र कौन कौन से हैं? ये है, और इन 5 सूत्रों को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप इन 5 सूत्रों के लिए प्रिपेयर रहें एकदम से, ठीक है। और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे करें, क्वेश्चन नंबर 30। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आप बताओ। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से, या प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से, या शीर्षकों का स्थायित्व से, या प्रविष्टियों की तैयारी में निरंतरता से। तो कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है, क्या ख्याल रखता है बताइए आप। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण का ख्याल रखता है, यानी उपयोगकर्ता का दृष्टिकोण कैसा है, वो किस प्रकार की पुस्तक पढ़ना चाहता है और कैसे किस तरीके से पढ़ना चाहता है, यानी उसका जो सबसे पहले जो चॉइस होगी वो किस प्रकार की होगी, ठीक है। तो उपयोगकर्ता का दृष्टिकोण देखता है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मान्यता दी है वो उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण को दी है। तो कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण का ख्याल रखता है, तब किसी पुस्तक का निर्माण होता है। समझ गए? यहां तक सबको समझ में आ गया। इस सूत्र के अनुसार किसी विशेष प्रकार के शीर्षक का सलेख इस प्रकार से निर्मित करना चाहिए जिसके द्वारा पाठकों तथा ग्रंथालय कार्यकर्ताओं को उसे देखने या खोजने की अधिक से अधिक संभावना हो, ठीक है। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इसकी व्याख्या भी आगे दी हुई है, आप उसे पढ़ लें। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण का ख्याल रखता है, ठीक है ना। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण का ख्याल रखता है। इस सूत्र के अनुसार किसी विशेष प्रकार के शीर्षक का सलेख, यानी किसी विशेष प्रकार के शीर्षक का सलेख इस प्रकार से निर्मित करता है, उसका टॉपिक इस तरीके से निर्मित होता है जिसके द्वारा पाठकों तथा ग्रंथालय कार्यकर्ताओं को देखने या खोजने में अधिक से अधिक संभावना हो, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि किसी भी पुस्तक का शीर्षक जब हम निर्मित करते हैं या किसी पुस्तक के शीर्षक को हम बनाते हैं तो हमें इस प्रकार से बनाना होता है उसे कि पुस्तकालय उपयोगकर्ता या फिर पुस्तकालय कार्यकर्ता, इन दोनों के द्वारा ही किस शीर्षक को लेकर ज्यादा खोजा जा सकता है या फिर खोजने की संभावना हो सकती है, उसे ध्यान में रखते हुए हम किसी पुस्तक के शीर्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यही होता है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। शॉर्ट हेडिंग, ठीक है, यानी हेडिंग को हम इस प्रकार से निर्मित करते हैं कि पुस्तकालय उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण को ख्याल में रखते हैं, ठीक है, उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण का ख्याल रखते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे करें, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि सीसीसी के वर्णानुक्रमिक भाग में सम्मिलित नहीं है। आप लोगों को 4 प्रविष्टियां दी हैं, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि, वर्ग निर्देशी प्रविष्टि, अंतर विषयी प्रविष्टि, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, ठीक है। और यहाँ पूछा है कि कौन सी प्रविष्टि सीसीसी के वर्णानुक्रमिक भाग में सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग इन चारों प्रविष्टियों में से मुझे ये बताएं
कि ऐसी कौन सी प्रविष्टि है जो वर्णानुक्रमिक भाग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहां ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि, वर्ग निर्देशी प्रविष्टि और नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, ये तीनों प्रविष्टि ऐसी हैं, देखिए ग्रंथ, वर्ग और नामांतर, ये तीनों ऐसी हैं जो सीसीसी के वर्णानुक्रमिक भाग में सम्मिलित होती है। लेकिन अंतर विषयी प्रविष्टि जो है वो वर्णानुक्रमिक भाग में सम्मिलित नहीं होती है। यहां जो ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंतर विषयी प्रविष्टि जो है वो मुख्य रूप से सहायक प्रविष्टियों का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, यानी एडेड एंट्रीज जो हम कहें तो उनमें अंतर विषयी प्रविष्टि एक मुख्य प्रविष्टि के रूप में आती है एडेड एंट्री में। ठीक है, सहायक प्रविष्टियों में अंतर विषयी प्रविष्टि मुख्य रूप से आती है। वर्णानुक्रमिक भाग में जो सम्मिलित हैं वो ये है तीन, नामांतर, वर्ग और ग्रंथ। ठीक है, आ गया समझ में? सहायक प्रविष्टियों में अंतर विषयी प्रविष्टि को गिना जाता है। ठीक है, आगे चले। प्रसंग का उपसूत्र संबंधित है। प्रसंग का उपसूत्र किससे संबंधित है? यहां हमें चार ऑप्शन दिए हैं, शाब्दिक स्तर से, वैचारिक स्तर से, अंकन स्तर से या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। प्रसंग का उपसूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्रसंग का उपसूत्र शाब्दिक स्तर से संबंधित है। ठीक है, हम लोग एक दिन इनकी क्लास लेंगे, मतलब एक इसी टॉपिक पे क्लास लेंगे जिनमें उपसूत्रों की चर्चा करेंगे। ठीक है, उपसूत्रों में कौन कौन से कब कब किसने किस तरीके से दिए। देखिए यहाँ वर्गीकरण के अलग उपसूत्र हैं, सूचीकरण के अलग उपसूत्र हैं, शाब्दिक स्तर, वैचारिक स्तर, अंकन स्तर, इन सभी में कौन कौन से उपसूत्रों को रखा गया है, यानी शाब्दिक स्तर में कितने उपसूत्र थे, वैचारिक में कितने थे, अंकन में कितने थे, इन सभी की एक क्लास लेंगे। अभी हम इतना बता रहे हैं आपको कि प्रसंग का जो उपसूत्र है वो शाब्दिक स्तर से रिलेटेड है। ठीक है ना, शाब्दिक स्तर से रिलेटेड है प्रसंग का उपसूत्र। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखें, 9 उपसूत्रों में से शाब्दिक स्तर से रिलेटेड प्रसंग का उपसूत्र होता है। बाकी नीचे हम बता देंगे आपको, एक क्लास इनके बारे में जरूर लेंगे, क्योंकि अभी हम इतना टाइम इन एक एक क्वेश्चन पे नहीं बिता सकते। समझ गए? आगे देखें, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी गया है। बताइए इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इफ्ला का मुख्यालय हेग में स्थित है, सबको पता होगा। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? बताइए मुझे। इफ्ला जो है उसका मुख्यालय तो हेग में है, लेकिन इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। समझ गए? इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? लिखूं क्या? इंटरनेशनल, एक मिनट, इफ्ला की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये एक संगठन के रूप में है। इफ्ला की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। एक्चुअल में क्या है, बोलते हैं और लिखते हैं तो एक साथ वो लिखना बोलना बहुत मुश्किल होता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है।
जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को हुई थी। बार बार पूछा गया है ये प्रश्न कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इफ्ला और यूनेस्को दोनों में कंफ्यूजन रहती है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, लेकिन इफ्ला की स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। 30 सितंबर 1927 को इसकी स्थापना स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थापित किया गया है। समझ गए? आगे बढ़े। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इतना ही बता सकते हैं और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पूछा जाता है कि इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेग में है। इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इस इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर, डेट भी पूछ लेते हैं, 30 सितंबर 1927 को। ठीक है ना? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, FRBR का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ज्यादातर पूछते हैं, इसीलिए मैं जहां जहां मुझे लग रहा है फुल फॉर्म बताने की गुंजाइश वहां मैं बता रही हूं आपको। अभी यहाँ एक फुल फॉर्म पूछी गई है। FRBR का पूरा नाम क्या है? बताइए, FRBR का पूरा नाम क्या है? फंक्शनल, F फॉर फंक्शनल, रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। FRBR का पूरा नाम क्या है? तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या इसकी अपन देखेंगे कि FRBR क्या है, इसके कितने वो हैं टाइप्स, तो थोड़ा सा देखिए। FRBR का पूरा नाम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। किसी खोज में संस्थाओं को ढूंढना, खोजना या किसी इकाई को सही इकाई के रूप में पहचानना तथा उपयोगकर्ता की जरूरतों के अनुरूप एक इकाई का चयन करने में FRBR डेटा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके 4 तत्व होते हैं FRBR के। ये चारों तत्व बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको इन चारों तत्व को यहाँ इस तरीके से एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट समझा था, और यहाँ मैं इसकी व्याख्या इसीलिए लेके आई हूँ कि ये बार बार पूछे गए हैं कि 4 तत्व कौन से हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि FRBR के 4 तत्व में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें से 3 थे और 1 नहीं था। अब बताइए कौन सा नहीं था? समझ गए? तो इन चारों तत्व को तो बहुत अच्छे से याद करना है। पहला है वर्क, दूसरा मैनिफेस्टो, तीसरा एक्सप्रेशन और चौथा आइटम। ठीक है, यानी कि इनमें 4 तत्व थे और चारों तत्व में कौन कौन से? वर्क, मैनिफेस्टो, एक्सप्रेशन और आइटम। समझ गए ना? ये चारों तत्व सम्मिलित किए गए थे FRBR में। तो आप इन चारों तत्व को ढंग से याद करिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस में बहुत बार या फिर बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँ तो कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। तो हमें जब भी पढ़ाई करनी है ना, इन चीजों पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कौन सा इनमें से हो सकता है और कौन सा नहीं। ठीक है ना? तो देखिए, पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत कौन सा है, इन पे हम चर्चा करेंगे। एक पूरी क्लास इन्हीं चीजों पे लेंगे। देखिए, यहाँ हम कह रहे हैं कि पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत में कौन कौन से हो सकते हैं। तो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, भित्ति चित्र सिद्धांत। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल को क्या कह रहे हैं? भित्ति चित्र सिद्धांत। ठीक है, और समष्टि अंक का सिद्धांत। समष्टि अंक के सिद्धांत को क्या कह रहे हैं अपन? होल ऑर्गन प्रिंसिपल। काउकाफ सिद्धांत यानी काउकाफ प्रिंसिपल। और वर्णानुक्रम का सिद्धांत
यानी वर्णानुक्रम का सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि चौथा जो है वो एक्शन एक्टेंट एक्टर टूल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चौथा जो है वो एक्शन एक्टेंट टूल प्रिंसिपल। ठीक है ना, हम इसकी पूरी एक क्लास लेंगे जिसमें देखो 11 नियम कौन से थे, उन 11 नियम की चर्चा करेंगे। उसके बाद 18 सिद्धांत कौन से थे उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि हमने 11 नियम पढ़े हैं, 43 उपसूत्र पढ़े हैं, 18 सहायक अनुक्रम के सिद्धांत पढ़े हैं और 4 पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत पढ़े हैं और 13 अवधारणाएं पढ़ी हैं। इन सभी पर पूरी हमें 1-1.5 घंटे की जितनी बड़ी क्लास होगी, इन सभी को हम अच्छे से चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे इन सभी के बारे में कि कौन कौन से सूत्र थे, क्योंकि जनरली पूछ लिए जाते हैं कि पक्ष अनुक्रम में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था, ये सहायक अनुक्रम में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था, या फिर 11 नियम में कौन से थे, या 43 उपसूत्र में कौन से थे। मतलब इन सभी को ना बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम इसको एक बार पूरा एक क्लास में थ्योरी की क्लास लेंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ इतनी चर्चा करेंगे कि पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो वर्णानुक्रम का सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, वर्णानुक्रम का सिद्धांत जो है वो इस पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत में शामिल नहीं है। यहाँ जो चौथा होगा वो एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल होगा। ठीक है, यानी 3 तो आपके लिए दिए ही हैं ऑप्शन में, और चौथा जो है वो ये है एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ गए। क्रिया वस्तु क्रियाकर्ता उपकरण सिद्धांत, ये चौथा है इसका। ठीक है ना, एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल क्रिया वस्तु सिद्धांत, समझ गए। आगे करें। क्वेश्चन नंबर 36, डिक्शनरी शब्द निम्नलिखित किस भाषा के शब्द डिक्शनरियम से लिया गया है। डिक्शनरी शब्द को निम्नलिखित किस भाषा के शब्द डिक्शनरियम से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि लैटिन भाषा या फ्रेंच भाषा या ग्रीक भाषा या डिब्रू भाषा, या जो भी है, मतलब आपको बतानी है कि डिक्शनरी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। डिक्शनरी का अर्थ क्या होता है? शब्दों का संग्रह। डिक्शनरी का अर्थ होता है शब्दों का संग्रह, जिसे लैटिन भाषा के डिक्शनरियम शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि डिक्शनरी शब्द को लैटिन भाषा के डिक्शनरियम शब्द से लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 37, सीसीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही क्रम है। देखिए, सीसीसी के अनुसार ये पूछा जाता है, एक तो है सीसीसी, एक है AACR2, ये 2 कोड है। इनमें पूछा जाता है कि सीसीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं और AACR2 के मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, इन दोनों को बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना रहे। एक तो 6 शब्द को याद रखें, एक 8, यानी एक तो 6 अनुच्छेद होते हैं और एक में 8 अनुच्छेद होते हैं। सीसीसी में मुख्य प्रविष्टि के 6 अनुच्छेद होते हैं। मैं बताऊं तो 6 अनुच्छेद होते हैं सीसीसी, और AACR2 में AACR2 के अनुसार 8 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, इनकी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ये सीसीसी के अनुसार होते हैं। ठीक है ना, तो सीसीसी के अनुसार जो 6 अनुच्छेद है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है वो इनका सही अनुक्रम पूछा है, यानी पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, 5वां 6वां दिया नहीं। ठीक है ना, तो 6 अनुच्छेद है, हम 6 अनुच्छेद एक बार आपको बता देंगे कि कौन कौन से हैं। यहाँ 6 अनुच्छेदों की जो चर्चा करी है उनमें पहला है, इनमें देखो मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सीक्वेंस से आपको बताऊंगी।
और आपको फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये एक दूसरे के नीचे लगाते हुए इनमें से ऑप्शन टिक करना है, ठीक है ना। पहला अनुच्छेद है अग्र अनुच्छेद, अग्र अनुच्छेद फर्स्ट है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कौन सा है, पहला अनुच्छेद कौन सा है, अग्र अनुच्छेद, जिसे लीडिंग सेक्शन बोलते हैं, लीडिंग, ठीक है। दूसरा है शीर्षक अनुच्छेद, जिसे हेडिंग बोलते हैं, ठीक है, लीडिंग, हेडिंग। तीसरा है टाइटल यानी आख्या अनुच्छेद, समझ गए। तीसरा कौन सा है, टाइटल। अपन इनमें अब राइट करें, बताइए कौन सा होगा राइट। पहला कौन सा था, अग्र अनुच्छेद यानी दूसरे नंबर पे, तो सी वाले ऑप्शन में भी पहला दूसरा है और डी वाले में भी पहला दूसरा है, ठीक है। इन दोनों में से, यानी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, अब इन दोनों में से टिक करना है आपको। अब क्या उसके बाद क्या आया, हेडिंग, लीडिंग के बाद हेडिंग, शीर्षक अनुच्छेद, तो दूसरे के बाद पहला, यानी ये वाला राइट होगा। अब देखिए इसमें पहला हो गया अग्र अनुच्छेद, दूसरा हो गया शीर्षक अनुच्छेद, तीसरा हो गया आख्या अनुच्छेद, चौथा हो गया टिप्पणी अनुच्छेद, ठीक है ना। लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, नोट, नोट यानी टिप्पणी अनुच्छेद, ठीक है। उसके बाद परिग्रहण और छठवा है संकेत, ट्रेसिंग। परिग्रहण पांचवा हो गया एक्सेशन नंबर, ठीक है ना, और संकेत हो गया छठवा यानी ट्रेसिंग, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट हो गया लीडिंग सेक्शन, दूसरा है हेडिंग सेक्शन, तीसरा है टाइटल, चौथा है नोट, पांचवा है एक्सेशन और छठवा है संकेत। यानी सीसीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के 6 अनुच्छेद है और 6 अनुच्छेदों का क्रम इस प्रकार है। क्रम भी पूछ लेते हैं या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 6 अनुच्छेद में कौन सा शामिल नहीं है या फिर कौन सा शामिल है, इन तरीके से इसको पूछा जा सकता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सीसीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं, तो 6 अनुच्छेद होते हैं और 6 अनुच्छेदों के नाम आपको याद होने चाहिए और उनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्रम अब की बार पेपर में पूछा है, नाम पिछली बार पूछे थे, अब की बार पता नहीं क्या पूछा जाएगा, तो प्रिपेयर रहे पूरे तरीके से, समझ गए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38, विषय निर्माण विधि में विखंडन देता है। विषय निर्माण विधि में जो विखंडन विधि है वो किस प्रकार का विषय देता है, यानी किस प्रकार की विषय का निर्माण करता है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सी प्रकार की विषयों का निर्माण करती है विखंडन विधि, ठीक है। तो समन्वय विषय जो है, समन्वय विषय का निर्माण करती है विखंडन विधि। समन्वय विषय में कैसी कैसी विषय शामिल होती हैं, तो इन सभी को हम एक बार देखते हैं कि विषय निर्माण की विखंडन विधि से समन्वय विषयों का निर्माण होता है तो वो किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ही था कि कौन कौन सी विषय निर्माण की विधि है, इन पे सभी पे हम एक बार पूरी एक क्लास लेंगे, क्योंकि रंगनाथन ने विषय निर्माण की 9 विधियों का जिक्र किया था। पूरी 9 विधियों के बारे में अपन जब एक क्लास को कंप्लीट पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि उन 9 विधियों से किस तरीके से कौन कौन सी विषयों का निर्माण होता है, ठीक है। विखंडन यानी फिशन होता है, ठीक है। विखंडन विधि यानी फिशन विधि होती है। फिशन से, फिशन का मतलब होता है टूटना, समझ गए, टूटना, जिससे विखंडन विधि से अगर एक विषय है, जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री, समझ गए, बायोकेमिस्ट्री एक विषय है। मैं एक जनरली एग्जांपल आपको देके बता रही हूँ जिससे आप थोड़ा सा इसके बारे में जाने, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री विषय है, इसे विखंडन विधि के द्वारा तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तोड़ा तो कैसे बना, एक विषय निकल के आई बायोलॉजी और दूसरी विषय निकल के आई केमिस्ट्री,
ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये एक समन्वय विषय के कोऑर्डिनेट विषय दिखा रही हैं एक दूसरे की, ठीक है, जिनसे एक विषय बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और अगर हम उन्हें तोड़ दें तो बायोलॉजी अलग से पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विषय निर्माण की विखंडन विधि से समन्वय विषयों का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 39, यूनिमार्क के निर्माण एवं विकास का श्रेय किसको जाता है? यूनिमार्क, यूनिमार्क क्या है, इसका निर्माण किसने किया, विकास किसने किया, ठीक है, कौन सी संस्था को सबसे ज्यादा श्रेय दिया गया है? आप लोग इसका आंसर मुझे बताएं कि क्या होगा। यूनिमार्क के निर्माण एवं विकास का श्रेय किसे दिया गया है? तो इन चारों ऑप्शन में से टिक करेंगे इफ्ला पे। यूनिमार्क का विकास किया था इफ्ला ने। इफ्ला की फुल फॉर्म मैंने बता दी, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी बता दिया। बार बार रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं है, पहले आप उसे निकाल के फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिमार्क के निर्माण का श्रेय जो दिया है वो इफ्ला को दिया है, ठीक है, समझ गए। आगे चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 40, समुद्र विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि में परिगणित होता है? देखिए, विषय निर्माण विधि अब तक शायद मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन होगा ये, जो विषय निर्माण विधि से रिलेटेड है, और आगे भी अभी तो हमें 90 तक क्वेश्चन करने हैं, तो 90 तक तो कितने ही क्वेश्चन विषय निर्माण विधि से रिलेटेड आ सकते हैं, कोई पता नहीं है। अभी हम जिक्र करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो पता चलेगा। ये शायद चौथा क्वेश्चन है जो विषय निर्माण विधियों से पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये दिखा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त कि विषय निर्माण विधि जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसे हमें इस तरीके से कवर करना है कि एक भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो हमसे छूटे नहीं, समझ गए। तो मैं आपको एक इसी टॉपिक पे एक अलग से वीडियो क्लास लेके आऊंगी, आप उसे देखना और पूरे इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। हो सकेगा तो लाइव क्लास आके मैं आपको ये क्लास लूं, तो आप लोग जुड़े रहिए और ये चीज देखते रहिए कि भाई हाँ कब क्लास कौन सी हो रही है। मैराथन भी होगी और थ्योरी की क्लास भी होगी जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पूरी थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, 1 महीना बचा है, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लो, इतना है बस, ठीक है। मैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स में ये एक टॉपिक आपको बता के जा रही हूँ, आप मुझे अगर मैं नहीं भी ले पाऊँ तो एक बार मुझे रिकमेंड कर देना, मतलब मेरे दिमाग में एक बार रिकॉल कर देना कि आपको विषय निर्माण विधि पे एक टॉपिक की वीडियो क्लास बनानी है, ठीक है। तो मैं उस पे वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अभी देखिए क्वेश्चन है 40, समुद्र विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि में परिगणित होता है? समुद्र विज्ञान कौन सी विषय निर्माण विधि से बनता है, आप बताइए। विषय निर्माण विधि 9 विषय निर्माण विधियों का जिक्र किया है, उनमें से एक विषय निर्माण विधि से रिलेटेड पूछा है कि समुद्र विज्ञान कौन सी विषय निर्माण विधि से बना है। समुद्र विज्ञान को क्या बोलते हैं? ओशियनोग्राफी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी क्लस्टरिंग, एक विषय निर्माण की विधि होती है क्लस्टरिंग, जिसे हम बोलते हैं समूहन, ठीक है। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में चर्चा करी थी जिसमें मैंने यही एग्जांपल दिए थे, एक इंडोलॉजी और एक ओशियनोग्राफी, वही पूछ लिया समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ठीक है। तो ओशियनोग्राफी जो है वो विषय निर्माण की समूहन विधि से निकल कर आती है, जिसमें विषय जो है वो एक गुच्छे के रूप में बंधी होती है, जिनको अगर जरूरत पड़े तो उनको अलग अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चले 41, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि की पहचान कीजिए। देखिए ये भी विषय निर्माण विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न, ये विषय निर्माण की कौन सी विधि के द्वारा पहचान की जा सकती है? एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न
मक्के की खेती। ठीक है, ये जो है वो विषय निर्माण की पटलीकरण विधि के, यानी पटलीकरण को कहते हैं हम लैमिनेशन, लैमिनेशन विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न। पटलीकरण का मतलब होता है एक परत चढ़ाकर किसी को हम जोड़ दें। ठीक है, समझ गए, यानी किसी एक विषय के साथ में अगर किसी एकल को परत दर परत चढ़ाकर हम जोड़ दें तो वो होती है पटलीकरण की विधि। ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो एक मुख्य विषय के रूप में है, एग्रीकल्चर जो है वो एक मुख्य विषय के रूप में है और कॉर्न जो है वो एक एकल के रूप में है। ठीक है, अगर कॉर्न को मुख्य विषय के साथ जोड़ा है तो एक परत चढ़ाकर जोड़ा है जिसे हम पटलीकरण बोल रहे हैं, और पटलीकरण विधि से हम इस तरह की विषय का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह के विषय को हम एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न, यानी सिर्फ मक्के की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। समझ गए, तो विषय निर्माण की पटलीकरण विधि से एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय का निर्माण किया गया। तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विषय निर्माण की विधियां, तो इसे तो हम बहुत ही अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। आगे देखें, ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन 4 दिए हैं, इनमें से एक आपको बताना है, राइट टिक करो कि ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर ए फ्रिट्ज मतलब जो है वो ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ठीक है ना, अब देखिए फ्रिट्ज मतलब जो थे वो एक ऑस्ट्रियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ऑस्ट्रियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इसकी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दिखाया है, देखिए आगे करें। देखिए, ज्ञान उद्योग की अवधारणा पहली बार ऑस्ट्रियाई अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रिट्ज मचलफ द्वारा द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, समझ गए, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स नामक पुस्तक में ज्ञान उद्योगों और ज्ञान अर्थव्यवस्था के विचारों को लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया? फ्रिट्ज मचलफ ने बनाया। कौन सी पुस्तक के जरिए बनाया? तो इस पुस्तक का जो नाम था वो द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस पुस्तक के जरिए उन्होंने ज्ञान उद्योग की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक के रूप में पूछा है, जो कि फ्रिट्ज मचलफ है, सबसे पहले जिन्होंने प्रतिपादन किया था ज्ञान उद्योग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पुस्तक के जरिए किया था। ठीक है, तो यहाँ इस पुस्तक का नाम है द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इस पुस्तक के जरिए उन्होंने सबसे पहले ज्ञान उद्योग और ज्ञान अर्थव्यवस्था के विचारों को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है ना, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन 43। डीडीसी के किस संस्करण में दशा संबंध के प्रावधान को शामिल किया गया है? आप लोग बताइए कि डीडीसी के किस संस्करण में दशा संबंध के प्रावधान को शामिल किया गया है? दूसरा, 7वां, 11वां, 15वां। ठीक है, देखिए यहाँ जो ये ऑप्शन दिए हैं ये बोर्ड ने, इसमें से अगर बात करें दशा संबंध के प्रावधान को शामिल किया गया है, यानी पूरी तरह से शामिल किया गया, उसे जोड़ा गया, वो 14वें संस्करण में जोड़ा गया था। डीडीसी के 14वें संस्करण में 14वें संस्करण में उसे फेज रिलेशन यानी दशा संबंधों को जोड़ा गया था। समझ रहे हैं? यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें दूसरा संस्करण, 7वां संस्करण, 11वां संस्करण और 15वां संस्करण दिया है। देखिए 11वें संस्करण में सबसे पहले जिक्र किया था लेकिन उसे जोड़ा नहीं गया था।
यहाँ प्रावधानों को शामिल करने की बात करी गई है, यानी दशा संबंध के प्रावधान को शामिल कब किया गया था, तो उस डीडीसी के 14वें संस्करण में शामिल किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फेज रिलेशन का जिक्र हुआ था 11वें संस्करण में, लेकिन जोड़ा नहीं गया था। फेज रिलेशन को 11वें संस्करण में जोड़ा नहीं गया था, उसे जोड़ा गया था 14वें संस्करण में। ठीक है, 11वें संस्करण में सिर्फ जिक्र हुआ था कि फेज रिलेशन को भी जोड़ा जाना चाहिए डीडीसी में। समझ गए ना? तो यहाँ कंफ्यूजन ना रखें, इसीलिए बोर्ड ने इस क्वेश्चन पे स्टार लगा दिया था। ठीक है, बोनस मिला था इसमें बच्चों को, क्योंकि यहाँ उन्होंने 14वां संस्करण दिया नहीं था और जो लैंग्वेज दी थी वो प्रावधान को शामिल करने की दी थी। ठीक है ना? तो शामिल किया था 14वें संस्करण में, 11वें में सिर्फ उसका जिक्र किया था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44। ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स का रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है। तो यहाँ आपको इन चारों ऑप्शन में से टिक करना है। करिए। पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण। पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण करना ही रेट्रो रूपांतरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे राइट होगा कि ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का अर्थ क्या होता है, यानी तात्पर्य क्या होता है, तो वो पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें मौजूद हैं उनका एक कंप्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार करना, यही होता है रेट्रो रूपांतरण। ठीक है, ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य क्या होता है, तो पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण करना। समझ गए? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 45। आरएसएस फीड एक टूल है। आरएसएस फीड क्या है? यहाँ ऑप्शन दिए हैं वेव 1.0 का, वेव 2.0 का, वेव 3.0 का और ग्राफिक डिजाइन का। तो आरएसएस फीड क्या है? वेव 2.0 का एक टूल है। ठीक है, ऑप्शन जो क्या होगा, राइट, वेव 2.0 का एक टूल है। ठीक है, आरएसएस फीड का मतलब क्या है? यहां आरएसएस नाम दिया है, नाम दिया है आरएसएस, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। यहाँ जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आरएसएस होता क्या है, तब तक आप इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। अभी मैंने बता दिया कि आरएसएस फीड एक वेव 2.0 का टूल है। ठीक है, लेकिन आरएसएस क्या है? आरएसएस की सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है? रियली सिंपल सिंडिकेशन। यह वेब पेज की एक फीड के प्रचलित प्रारूपों का एक समूह होता है। समझ गए? रियली सिंपल सिंडिकेशन जो है वो वेब पेज की फीड के प्रचलित प्रारूपों का एक समूह होता है। ठीक है ना? जो कि कभी भी किसी भी जाल पृष्ठों के लिए उसे उपयोग कर सकते हैं और उसे जल्दी जल्दी बदल सकते हैं, जिसका एक टूल वेव 2.0 का टूल है। ठीक है ना? तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ इन ऑप्शनों को देके घुमा सकते हैं कि वेव 1.0 का है या वेव 3.0 का है या वेव 2.0 का है। तो आरएसएस को आप सिर्फ 2.0 से कनेक्ट करें। आरएसएस फीड जो है वो 2.0 का एक टूल है। रियली सिंपल सिंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसे वेब पेज की एक फीड के प्रचलित प्रारूपों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है।